हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल और ये है स्थापना डे 4 का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, एंड क्वेश्चंस आप उसके ऊपर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस इंपॉर्टेंट लेसन के अंदर से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चुन के लाए हैं आपके लिए, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। मैं आपको वापस से कहना चाहूंगा कि ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, और वो हम आपके सामने बड़े आसानी से, बड़े कंप्लीट तरीके से, होलिस्टिकली आपके साथ डिस्कस कर देंगे, सच दैट कि एटलीस्ट ये दो टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके पास आ जाती है। जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन चलने लग रहा है उसके अंदर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एज वेल एज फ्यू अदर थिंग्स थोड़े से जो है प्लस माइनसेस आने लग रहे हैं। वैसे हमारे को कंटिन्यूसली सेशन लेना था इस वीक के अंदर और सैटरडे तक खत्म हो जाना चाहिए था, यानी कि आज खत्म हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अनअवॉइडेबल डिलेज जो है प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा आगे जो है सरक गया है। जो हमने डे 1 2 3 के ऊपर काम कर चुके हैं, स्थापना प्रयास एज वेल एज स्थापना प्रयास के ऊपर हम काम कर चुके हैं। ये स्थापना का सेशन आप देखने लग रहे हैं जिसके अंदर हम इन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कन्वर्टिबिलिटी को हम कवर नहीं कर पाएंगे। प्रयास लाइव सेशन के अंदर हम इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एज वेल एज एक्सचेंज रेट, एंड जो अन्य टॉपिक्स बचते हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर के अंदर उनको भी हम प्रयास लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने पेश करने वाले हैं। राइट, सो ये हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका भी मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। हमारे क्रैश कोर्स के अंदर यदि आप 30 आवर्स इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमिक्स मॉड्यूल के ऊपर तो आपको पूरा पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। हर एक लेक्चर के आपको वीडियोस, हर एक लेक्चर का आपको हैंड आउट, हर एक लेक्चर के अंदर आपको कोई भी डाउट यदि है तो आप हमारे को फोरम के ऊपर पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स को है जो सवाल जो भी आप डाउट्स पूछेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। जो भी पीपीटी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो भी लेक्चर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड एज वेल एज सिंप्लीफाइड एज वेल एज ऑथेंटिक तरीके से हम सारी सब्जेक्ट के अंदर डेवलप करवाना आसान नहीं है, लेकिन वो हम आपकी करवाएंगे क्योंकि हम काफ़ी आसान तरीके से सारी चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। हर एक चीज़ का डेफिनेशन हम आपके सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। जिस बच्चे को डेफिनेशन समझ में आ चुका है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डेफिनेशंस जो है हमने डिस्कस करे हैं ताकि ज़रा सा भी मतलब जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ना रह जाए, कोई भी होल ना रह जाए, कोई भी गैप ना रह जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने जो भी हमारा सिलेबस तैयार करा है, कंटेंट तैयार करा है, उसको यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए तैयार करा है। देयरफॉर जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका 100% कवरेज आप हमारे क्रैश कोर्स के अंदर देख सकते हैं। राइट, ये लेक्चर का पूरा पूरा डिटेल मैंने आपके सामने रख दिया है। अब भी अगर किसी को शंका है, कोई डाउट है इकोनॉमिक्स के ऊपर या फॉर दैट मैटर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकता है, जिसके ऊपर हमने अभी एक 30% डिस्काउंट चला रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पीरियड ऑफर है। राइट, उसका आप पूरा फायदा जरूर उठाएं। मूविंग अहेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली सिंपल बात यह है कि जो हमारे देश का जो हिसाब किताब है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश का हिसाब किताब विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने लग रहे हैं बिटवीन इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करने के लिए कोई हमारे पास बही खाता होना चाहिए, कोई अकाउंट बुक होनी चाहिए, कोई लेखा जोखा होना चाहिए। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। एज सिंपल एज दैट कि आप एक नोटबुक के अंदर जो अपना हिसाब लिखते हैं, वैसे देश की नोटबुक के अंदर हिसाब लिखा जाने लग रहा है। जो हिसाब लिखा जाने लग रहा है वो दो अकाउंट्स के अंदर लिखा जाने लग रहा है। एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किन प्रकार के ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर रहा है? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स को कैप्चर करने लग रहा है। कैपिटल अकाउंट किन प्रकार के ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर रहा है? इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एज वेल एज एक्सटर्नल असिस्टेंस को जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट कैप्चर करने लग रहा है। ट्रेड इन गुड्स के अंदर दो प्रकार की चीजों को कैप्चर करा जा रहा है। एक तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इंडिया से माल बना के बाहर बेच रहे हैं, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो बाहर से माल बन के इंडिया के अंदर आने लग रहा है। ये दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस को हम ट्रेड इन गुड्स के अंदर कैप्चर कर रहे हैं। ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम एज वेल एज नेट नॉन फैक्टर इनकम के ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर
रहे हैं, इनका डिटेल मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो भी गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स हम रिसीव करने लग रहे हैं एज वेल एज जो हम देने लग रहे हैं, उनको हम ट्रांसफर पेमेंट के अंदर कैप्चर करने लग रहे हैं। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के अकाउंट्स के थ्रू हम कैप्चर कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझने के दौरान हम ये भी समझ लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा जो है हमारे कॉर्पोरेट्स एज वेल एज भारत सरकार जो है बाहर की इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस से जो है पैसा बोरो करने लग रही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, मतलब यानी कि पैसा बाहर से उठाया जाने लग रहा है, ब्याज के ऊपर से पैसा बाहर से उठाया जाने लग रहा है, उसको भी हमारे को रीपे करना है, उसको भी हमारे को कैप्चर करना है। उसके अलावा बाहर से यदि सपोज कर लीजिए कि हमारे यहाँ कोई फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी प्रकार की आपदा आ जाती है, ना आए लेकिन आ जाती है, तो उसके लिए जो हमारे को बाहर से एक्सटर्नल असिस्टेंस मदद मिलने लग रही है, एज वेल एज जो हम बाहर मदद देने लग रहे हैं, अन्य देशों को मदद हम देने लग रहे हैं, वो सारी चीजें एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर कैप्चर हो जाती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मैं आपकी 100% करवा दूंगा, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे बैठ के इस टेबल को जो है याद नहीं कर सकता हूं, मैं आपके बिहाफ पे बैठ के इस टेबल को जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं, वो केवल आप कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो एकदम ज्यादा मेटिकुलसली याद होनी चाहिए, एकदम ज्यादा एक्यूरेटली आपको याद होनी चाहिए, कि गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड एंड सर्विसेज को आप कैपिटल अकाउंट में लगा रहे हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स को आप करंट अकाउंट के अंदर लगा रहे हैं। बिल्कुल भी इस प्रकार की बेवकूफियां, गलतियां जो है बर्दाश्त नहीं करी जानी चाहिए। बहुत हायर लेवल के ऊपर हम आके बात करने लग रहे हैं, हमारा एज, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी एज वेल एज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बच्चों वाली गलतियां हम करें, राइट। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, और वो पार्ट कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, ये आपको सबसे पहले इस टेबल को, इस ग्राफ को, इस जो प्रेजेंटेशन है इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत ज्यादा अच्छे से काम आ जाएंगे। सो दिस इज अ फ्रेंडली डायरेक्टिव टू यू कि आपको ये जो आप देखने लग रहे हैं आपके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा ब्रेकडाउन, उसको आपको याद कर लेना है। अब ये देखिए, ये आपके साथ हमेशा चलने वाला है, पूरे लेक्चर के दौरान ये चीज़ यहाँ पर रखी रहेगी, हिलेगी नहीं यहाँ से। तो आपको इमीडिएटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को हम उठाएंगे और उसके बारे में हम बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। ये देखिए, ये रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स जो भी जो है एक्सचेंज होने लग रहे हैं, राइट, बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, लेट अस से इंडिया, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होने लग रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैप्चर होने लग रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो मेन अकाउंट है, करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट के अंदर हम उन प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ट्रेड रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मॉनेटरी गिफ्ट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम करंट अकाउंट के अंदर कैप्चर करने लग रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है दैट इज बीइंग कैप्चर्ड थ्रू बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इज बीइंग कैप्चर्ड थ्रू बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट को हम कैप्चर करने लग रहे हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम खाली गुड्स वाली जो एक्सचेंज है उसको कैप्चर करने लग रहे हैं, केवल जो गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं एज वेल एज केवल जो गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैप्चर करने लग रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। डेफिसिट का मतलब यह है कि हमारा देश जो है नेट फॉरेन एक्सचेंज बाहर बेचने लग रहा है बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का मतलब यह है कि हमारा देश नेट फॉरेन एक्सचेंज कमाने लग रहा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस चलने लग रहा है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा करने लग रहे हैं। यानी कि एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अर्निंग्स कमा के अपने कंट्री के अंदर लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करना पड़ता है। तो यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस चल रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज नेट कंट्री के अंदर आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज नेट कंट्री के बाहर जाएगा। ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। ये लॉजिक को मैं उठा के हर एक बैलेंस के ऊपर लगाऊंगा, बात सेम रहने वाली है। ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जो सर्विसेज की ट्रेड को कैप्चर करने लग रहा है या सर्विसेज के एक्सचेंज को कैप्चर करने लग रहा है टू बी प्रिसाइज। तो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सर्विसेज हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। किन प्रकार की सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूं वो मैं आपको आगे चलते हुए बताऊंगा। बट ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस बैलेंस ऑफ इनविजिबल सरप्लस में हो सकता है एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल
इनविजिबल्स डेफिसिट के अंदर हो सकता है, यानी कि हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस हो सकते हैं, यानी कि नेट फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सकते हैं, या फिर हम नेट इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज हो सकते हैं, यानी कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज नेट बाहर भेज सकते हैं। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि सरप्लस है या डेफिसिट है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सरप्लस है या डेफिसिट है। बेस्ड ऑन दैट हम जो है या तो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे या नेट फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करेंगे। उसके अलावा जो गिफ्ट्स और ट्रांसफर पेमेंट जो आ रहा है, जिसके अंदर देखिए कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। नॉर्मली आप पैसा लेते देते हैं तो पैसा आप किस चीज के लिए लेते देते हैं, सपोज आपने कोई गुड खरीदा या गुड बेचा तो आप उसके एवज में, उसके बदले में, उसके रिटर्न में जो है पैसा लेते देते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए गिफ्ट दिए जाने लग रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट दिए जाने लग रहे हैं, तो हमने ट्रांसफर पेमेंट वर्ड पहले भी डिस्कस करा है। ट्रांसफर पेमेंट यानी कि यूनिलैटरल पेमेंट होता है, यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व, खाली एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी को पैसा देने लग रही है। तो उस प्रकार के भी ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री के अंदर होते हैं, तो वो सारी सारी चीजें हम करंट अकाउंट के अंदर कैप्चर करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में यदि हम बात करें तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड है जो हम फॉरेन कंट्री के अंदर बेचने लग रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस प्रोस्पेक्ट से कि उनको बाहर बेचने को मिल रहा है, गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज वो बेचने लग रहे हैं। यानी कि देखिए सपोज कर लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप मैन्युफैक्चर फैक्ट्री लेकर बैठे हैं। इंडिया के बाजार में तो आप बेच सकते ही सकते हैं, लेकिन आप इथियोपिया, केनिया, तंजानिया हर प्रकार के बाजार के अंदर अपना माल बेच सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास मोर नंबर ऑफ बायर आ जाएंगे, आपके पास शायद हायर प्राइस आ जाएगी, क्योंकि आप बायर चुन सकते हैं कि किसको आपको माल बेचना है, एंड देयरफॉर आपको ग्रेटर प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक्सपोर्ट करना हमेशा आपके लिए, एक्सपोर्ट ओपन रहना, एक्सपोर्ट अवेन्यू ओपन रहना और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहना एक हमेशा आपके लिए अच्छी चीज माना जाएगा। उसी प्रकार से इंपोर्ट ऑफ गुड्स रहता है, जो कि गुड्स बाहर देशों के अंदर प्रोड्यूस होने लग रहे हैं, उसको डोमेस्टिक रेसिडेंट्स खरीदने लग रहे हैं, चाहे फिर वो अपैरल हो, चाहे फिर वो टॉयज हो, चाहे फिर वो कार्स हो, वॉचेस हो, परफ्यूम्स हो, कोई भी इस प्रकार की जो मशीनरी हो फॉर दैट मैटर। तो जो बाहर चीजें बनने लग रही है जिसको डोमेस्टिक इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स बाय करने लग रहे हैं, उसे हम कहेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हम फॉरेन गुड्स को बाय करने लग रहे हैं तो हम खर्चा जो है हमारे कंट्री में नहीं कर रहे हैं, खर्चा हम हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो डिमांड हम इंडिया के अंदर क्रिएट कर सकते थे, जो पैसा हम इंडिया के अंदर स्पेंड कर सकते थे, अब वो पैसा जो है बाहर कंट्री के अंदर जाएगा, फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी डिमांड हो सकती थी उतनी डिमांड नहीं होगी। बहुत ही क्लियर और सिंपल आपके लिए लॉजिक होना चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ऑफलाइन अगर आप माल जाकर खरीद रहे हो तो आप ऑनलाइन कम खरीद रहे हो, और अगर आप ऑनलाइन ज्यादा खरीदने लग रहे हो तो आप ऑफलाइन कम खरीदने लग रहे हो। आपकी डिमांड तो वही है जो है, तो या तो आप डिमांड ऑफलाइन के अंदर क्रिएट कर लोगे या आप डिमांड ऑनलाइन के अंदर क्रिएट कर लोगे। तो ये सिंपल लॉजिक को अब आप ऑफलाइन ऑनलाइन को हटा दीजिए और इंडिया और मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रख दीजिए। आपके पास डिमांड क्रिएट करने की जो भी आपके पास परचेसिंग पावर है, वो परचेसिंग पावर को यूज करते हुए डिमांड जो भी आपको क्रिएट करनी है वो आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इन दैट केस जो है आपकी डिमांड इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड से फुलफिल होने लग रही है, इंडिया की फैक्ट्रियों द्वारा फुलफिल होने लग रही है, इंडिया के वर्कर्स द्वारा फुलफिल होने लग रही है। यदि आप मेड इन अमेरिका, मेड इन मेक इन अमेरिका वाला प्रोडक्ट यूज करने लग रहे हैं, यानी कि आपकी डिमांड जो है वो बाहर जाने लग रही है, यानी कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो बाहर जाने लग रही है, यानी आपकी जो डिमांड का फायदा है वो बाहर जाने लग रहा है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज नेट अर्न करके इंडिया के अंदर आने लग रहा है। और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आपका नेगेटिव है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स आपका नेगेटिव है, यानी कि हम जो है इंपोर्ट ज्यादा करने लग रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम नेट फॉरेन एक्सचेंज बाहर खर्चा करने लग रहे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म नेट एक्सपोर्ट्स। सो आई होप आपको इस स्लाइड के ऊपर, इस पेज के ऊपर लिखी गए सारे टर्म्स जो है समझ में आ चुके हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, एज वेल एज ट्रेड इन गुड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मूविंग अहेड टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप देख सकते हैं कि ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर दो चीजों के बारे में हमारे को बात करनी है। उनमें से पहली चीज जो मैंने आपके सामने रखी है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए
जो भी प्रोडक्शन है वो मोटा मोटी तो नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के विद इन होता है, और वो जो प्रोडक्शन होने लग रहा है उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज है दे आर ओन्ड बाय सिटीजन्स। आपको मालूम होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करे थे, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी प्रकार का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज ओन्ड बाय द सिटीजन्स इन इंडिया। एंड वो प्रोडक्शन, वो फैक्टर प्रोडक्शन, जो भी वो फैक्टर सर्विसेज है उनको यूज करके जो भी प्रोडक्शन निकलने लग रहा है दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। बट ऐसा हो सकता है कि सम सिटीजन्स जो है वो ओन करते हो रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन निकालने लग रहे हैं बाहर कंट्री के अंदर, और ऐसा हो सकता है कि इंडिया के अंदर के कुछ रिसोर्सेज हैं विच आर ओन्ड बाय फॉरेन सिटीजन्स और वो प्रोडक्शन निकालने लग रहे हैं इंडिया के अंदर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कैप्चर करता है कि देखिए, जो भी फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो भी फैक्टर सर्विसेज फॉरेनर्स इंडिया में प्रोवाइड करने लग रहे हैं, आप जानते हैं मैंने आपको सिखाया है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले आपको फैक्टर पेमेंट मिलता है। यदि आप फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको चैरिटी नहीं कर रहे हो, आपको उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिलने लग रहा है। पॉइंट ये है कि जो आप फैक्टर सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने लग रहे हैं, सपोज आप अब्रॉड से कोई फॉरेन सिटीजन और आप फैक्टर सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसके बदले के अंदर फैक्टर पेमेंट इंडिया से मिलने लग रहा है जो आप अपने घर ले जाएंगे। ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस, अगर सपोज कर लीजिए कि मैं फैक्टर सर्विसेज ओन करता हूं आपके कंट्री के अंदर, और वो फैक्टर सर्विसेज मैं आपके कंट्री के अंदर प्रोवाइड करने लग रहा हूं, और उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके आपके कंट्री में प्रोडक्शन निकलने लग रहा है, तो उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में मेरे को फैक्टर पेमेंट मिलेगा जो मैं इंडिया शायद लेकर आ जाऊंगा। तो ये जो आप ले गए एज वेल एज जो मैं लेकर आ गया, इसको हम नेट नेट करेंगे तो हमारे को आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यही होता है कि जो बाहर से पैसा कितना आने लग रहा है, लेट अस से फॉर फैक्टर सर्विसेज दैट वी हैव प्रोवाइडेड, है ना, और बाहर कितना पैसा जाने लग रहा है फॉर फैक्टर सर्विसेज दैट फॉरेनर्स हैव प्रोवाइडेड इन आवर कंट्री। दोनों चीजों को जब हम प्लस माइनस करते हैं यानी कि नेट करते हैं, तो हमारे को NFIA फ्रॉम अब्रॉड आता है। यही NFIA वो एग्जैक्टली वही वाला NFIA है जिसको हम GDP के अंदर ऐड करते हैं टू अराइव एट GNP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं टू अराइव एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजों को हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा हुआ है और अभी मैंने वापस से डिस्कस कर दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैप्चर करता है नेट फ्लो ऑफ इनकम पेमेंट बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन सेक्टर। ये डिफरेंस है फॉरेन पेमेंट का टू डोमेस्टिक सिटीजन्स एंड डोमेस्टिक पेमेंट का टू फॉरेन सिटीजन्स। वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी अंग्रेजी के अंदर लिखी हुई है। NFIA जो है यूजुअली क्वाइट स्मॉल होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है क्वाइट स्मॉल होता है। स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स काफी बड़े और काफी इक्वल रहते हैं, काफी नजदीक टू ईच अदर रहते हैं। तो मतलब इसका ये हो जाता है कि आप जो अर्निंग्स जो है यहाँ से अब्रॉड लेकर जाने लग रहे हैं और मैं जो अर्निंग्स अब्रॉड से यहाँ लेकर आने लग रहा हूँ, वो दोनों अपने आप में बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, लेकिन जब दोनों को हम प्लस माइनस करते हैं तो जो NFIA हमारे को मिलता है वो हमारे को छोटा सा मिल जाता है, क्योंकि दो बड़े कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड ये ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर कैप्चर होता है करंट अकाउंट के अंदर। तो NFIA के बारे में हमने GDP GNP में भी डिस्कस कर लिया है, और NFIA के बारे में हमने ट्रेड इन सर्विसेज करंट अकाउंट के अंदर भी डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको कोई भी प्रकार से इसमें परेशानी नहीं हो रही है। नेट नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की यदि बात करें, जो कि सेकंड कंपोनेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज है, राइट, तो जो भी मान लीजिए अगर शिपिंग सर्विसेज, पैसेंजर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, इन प्रकार के जो सर्विसेज है नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है, उनको भी हम करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को भी हम कैप्चर कर लेते हैं, चाहे हम कोई भी हेड के अंदर उसको रखें, चाहे हम उसको मिसलिनियस नॉन फैक्टर सर्विसेज बोले, नॉन फैक्टर सर्विसेज बोले, जो बोलना है बोले, लेकिन ये प्रकार की जो सर्विसेज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाली हो, ट्रैवल वाली हो, ट्रांसपोर्ट वाली हो, शिपिंग वाली हो, ये सारी सर्विसेज को हम बेसिकली नेट नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कैप्चर करते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज रिफर टू ऑल इनविजिबल रिसिप्ट्स। इनविजिबल, देखिए इनविजिबल वर्ड क्यों रखा जा रहा है वो मैं आपको बहुत आसानी से बता देना चाहता हूं। इनविजिबल का मतलब ये होता है कि गुड्स को तो आप आते जाते हुए देख सकते हैं, यदि आप बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाए जाकर, या पोर्ट्स के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर खड़े हो जाए, तो आप गुड्स का आगमन जो है देख सकते हो, गुड्स का आना जाना आप देख सकते हो। बट कैन यू एक्चुअली सी द सर्विसेज दैट आर बीइंग एक्सचेंज्ड? क्या अगर सपोज कर लीजिए कि मैंने किसी बाहर कंट्री के अंदर किसी को लीगल एडवाइस दी, राइट, तो कैन यू सी दैट लीगल एडवाइस एक्चुअली फ्लोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, एक्चुअली फ्लोइंग अक्रॉस द कस्टम्स? आप उसको नहीं देख सकते हो। बस एग्जैक्टली वही कारण है जिसकी वजह से हम सर्विसेज को इनविजिबल्स भी कह देते हैं। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा डरने वाला। नॉन फैक्टर सर्विसेज रिफर टू ऑल इनविजिबल्स, राइट, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स which are
फैक्टर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू कन्वेंशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर इनकम, दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर सर्विस, दैट इज रिलेटेड टू दोज फैक्टर सर्विसेज विच आर यूज्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज तो हमने 4 प्रकार के देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो भी हमने देखा था वो देखा था। तो लैंड के बदले में रेंट, वेजे, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो ये तो हो गई हमारी फैक्टर सर्विसेज जो कि हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कैप्चर कर लिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर आर अदर सर्विसेज एज वेल, जिनको हम लोग ने नाम भी दे दिया अभी, शिपमेंट, पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी चीजों को हम नेट नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर कैप्चर करते हैं। सो इसके अंदर आपको कोई भी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों हेड्स के अंदर, चाहे फिर वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो या नेट नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो, उसके अंदर हम दोनों अलग अलग प्रकार के सर्विसेज यानी कि इनविजिबल्स को कैप्चर करने लग रहे हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एनएफआई एज वेल एज नेट नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर पेमेंट, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ करंट अकाउंट। तो हमने करंट अकाउंट के अंदर तीनों टॉपिक्स डिस्कस कर लिए रहेंगे, एंड आई होप आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई रहेगी। ट्रांसफर पेमेंट्स आर वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि कोई क्विड प्रो क्यों नहीं है, यानी कि कोई लेन देन नहीं है, खाली लेना है या खाली देना है। तो ग्रांट्स हम या तो खाली ले रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं। माइग्रेंट्स के थ्रू जो हमारे को ट्रांसफर्स मिलने लग रहा है, यानी कि जो बाहर देशों के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर से काफी सारे बंदे जाके बाहर जो काम करते हैं और वो पैसा इंडिया भेजते हैं बाय वे ऑफ रेमिटेंसेस, राइट। वो अपने फैमिली के लिए मेंटेनेंस के लिए तौर पे भेजते हैं, राइट। उनको लगता है कि इंडिया के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, इंडिया के अंदर ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो वो अपने सेविंग्स बाहर रखने की जगह पे इंडिया के अंदर रखना चाहते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ट्रांसफर, यानी कि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर आर ऑफिशियल ट्रांसफर्स ऑल्सो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ऑफिशियल ट्रांसफर्स का मतलब ग्रांट्स, डोनेशंस, असिस्टेंस विच इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट अस से फ्रॉम लेट अस से एज अ बायलैटरल असिस्टेंस और मल्टीलैटरल असिस्टेंस। तो यानी कि कोई और कंट्री हमारे को ग्रांट, डोनेशन वगैरह देने लग रही है, या कोई और इंस्टीट्यूशंस हमारे को, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक का हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं, से हमारे को पैसा मिलने लग रहा है। तो कोई भी प्रकार से आप देख सकते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ट्रांसफर्स, एंड उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बाहर पैसा भेजती है, बाहर मदद भेजती है। ये दोनों चीजों को अगर हम नेट नेट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो हमारे को मिल जाता है ट्रांसफर पेमेंट, जो कि करंट अकाउंट का पार्ट है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। सो आई होप दैट ऑल दीज 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। तो देखिए, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट की यदि मैं बात करूं, तो करंट अकाउंट हमारा सरप्लस हो सकता है, करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हो सकता है। यूजुअली हम लोग जो है करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, सीएडी की बात करते हैं, राइट। क्योंकि हमारा जनरली इंडिया के अंदर कैसा है कि पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीव्ड्स, क्योंकि हम बाहर से माल खरीद के ज्यादा लाने लग रहे हैं, बाहर से सर्विसेज वगैरह शायद ज्यादा आने लग रही है एज कंपेयर टू लेटेस्ट से जो हम एक्सपोर्ट कर पाने लग रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट है उसके अंदर भी दोनों चीजों को हमारे को डिसएग्रीगेटेड तरीके से देखना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पक्का डेफिसिट के अंदर रहता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स हमारा जो है पॉजिटिव के अंदर रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वगैरह हम बहुत ज्यादा करते हैं। एंड जो ट्रांसफर पेमेंट है वो भी हमारा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमारे बंदे जो बाहर जाके काम करने लग रहे हैं, काफी सारी धनराशि, पैसा जो है वो लोग इंडिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर एज वेल एज जो हमारा ट्रांसफर पेमेंट वाला जो है वो पॉजिटिव है, उसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव भी चलता है, तो हम उसको बैलेंस करवाकर चल पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास होनी चाहिए। करंट अकाउंट जो है इज इन बैलेंस जब रिसीप्ट और पेमेंट बराबर है। सरप्लस के अंदर है व्हेन नेशन इज अ लेंडर टू अदर कंट्रीज। सरप्लस करंट अकाउंट का मतलब ये है कि हम नेट बाहर ज्यादा देने लग रहे हैं, पैसा हमारे पास ज्यादा आने लग रहा है। एंड डेफिसिट करंट अकाउंट का मतलब ये है कि नेशन जो है बोरोवर है, हम बाहर से खरीद के ज्यादा लाने लग रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट, डेफिसिट, करंट अकाउंट, सरप्लस। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट है, ऑब्वियस ही बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑन इनविजिबल्स एंड बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स, राइट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम यानी कि आपको पैसा लेना बनता है, यानी कि आपको पैसा लेना है, यानी कि आप और मैं इंडिया है तो हमारे को पैसा लेना है, हमने बाहर माल बेच रखा है उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, हमारे को पैसा लेना है। वेयर एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ डेबिट आइटम। डेबिट आइटम का मतलब ये है कि आप और मैं इंडिया है, हमने बाहर से माल खरीद के लाए हैं, हमारे को पैसा बाहर देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजों को जब क्रेडिट डेबिट को हम प्लस माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के थ्रू जो हमारे को पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है उसको हम प्लस माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारे को नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड, विच कैन आइदर बी इन बैलेंस और इट कैन बी इन सरप्लस और इट कैन बी इन डेफिसिट, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑन एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल क्या है, डिफरेंस बिटवीन जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं नेट इनविजिबल्स। इनविजिबल्स के अंदर दुनिया भर की सर्विसेज, ट्रांसफर्स, फ्लो ऑफ इनकम आ जाता है, राइट। फैक्ट्री इनकम एज वेल एज नॉन फैक्ट्री इनकम दोनों प्रकार की चीजें आ जाती है, और फैक्ट्री इनकम क्या होता है और नॉन फैक्ट्री इनकम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देयरफॉर मैं अब इसको एक बार वापस से यहाँ पर रिपीट नहीं करता हूं। कोई भी डाउट रहे, दिक्कत रहे, परेशानी रहे तो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। नीचे पट्टी के ऊपर आप देखने लग रहे हैं पूरा पूरा हमारे प्रोडक्ट का डिटेल, डिस्काउंट का डिटेल, मेल का डिटेल एज वेल एज कॉल का डिटेल आपको दिया हुआ है। कोई भी प्रकार से परेशानी है आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स के बारे में भी बात हमने कर ली है, जो डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट्स ट्रांसफर्स रिसीव्ड, गिफ्ट्स ट्रांसफर सेंट है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। आई होप दैट दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। अब हमारे को बात करनी है कैपिटल अकाउंट के बारे में, और कैपिटल अकाउंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग एज वेल एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है, उन प्रकार के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता है जिसकी वजह से एसेट्स की ओनरशिप के अंदर चेंज आता है। या तो हम एसेट्स खरीद रहे हैं, या बाहर से कोई एसेट्स हमारे कंट्री के अंदर एसेट्स खरीद रहा है, या हम बाहर जाकर एसेट्स खरीदने लग रहे हैं। यानी कि आप और मैं यदि इंडियंस हैं तो हमने या तो बाहर वालों को एसेट्स बेच दिए हैं, हम इंडिया के अंदर बैठे हैं, एसेट होल्डर्स हैं, या फिर हमारे पास पैसा है और हमने बाहर जाके एसेट्स खरीद लिए हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एंड दैट इज बीइंग कैप्चर्ड इन योर कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली कैपिटल अकाउंट क्या कैप्चर करता है, जो चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट है, चाहे परचेस ऑफ एसेट्स हो या सेल्स ऑफ एसेट्स हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो या फॉरेन मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो, इन्वॉल्विंग वन पार्टी इंडिया, इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन इंडियन इन द ट्रांजैक्शन, वो प्रकार के जितने भी ट्रांजैक्शंस होने लग रहे हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कैप्चर करने लग रहे हैं। तो चाहे फॉर एग्जांपल बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आए, स्टॉक्स खरीदे जाए, इंडिया के अंदर के बॉन्ड्स खरीदे जाए, इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेप्ट दिया जाए, उधार दिया जाए, या फिर ऑन द अदर हैंड हम बाहर जाकर यही सारी चीजें करें, तो वो सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर कैप्चर होने लग रही है। परचेस ऑफ एसेट्स जो है वो डेबिट आइटम है। डेबिट आइटम इसलिए है क्योंकि हमारे को बाहर पैसा भेजना पड़ता है, जब भी हमारे को बाहर पैसा भेजना पड़ेगा तो वो डेबिट आइटम रहेगा, और जब भी बाहर से पैसा हमारे को लेना रहेगा वो क्रेडिट आइटम रहेगा। ये चीज आपको जो है एकदम क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भी हमने यही चीज को डिस्कस करा था कि एक्सपोर्ट को हमने क्रेडिट आइटम के तौर पे रखा था और इंपोर्ट को जो है हमने डेबिट आइटम के तौर पे रखा था, फॉर द सिंपल रीजन कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे को जो है पेमेंट मिलता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे को पेमेंट देना पड़ता है। एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक को यूज करते हुए जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसको हम डेबिट आइटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन यूके की कार कंपनी खरीद लेता है, करंट अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट सॉरी के अंदर ये ट्रांजैक्शन कैप्चर करा जाएगा एज अ डेबिट आइटम, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, राइट। तो कार कंपनी को खरीद लिया वो कैपिटल अकाउंट है, कार खरीद ली वो करंट अकाउंट है, कार खरीद लिया दैट इज ट्रेड इन गुड्स, राइट। हमने गाड़ी खरीद के लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमने गाड़ी बनाने वाली कंपनी को ही खरीद डाला, मतलब एक एसेट को ही खरीद लिया, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। इस प्रकार से आपको ये डिफरेंशिएशन, डिस्टिंक्शन, फर्क आपको इन दोनों चीजों के बीच में मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। सेल ऑफ एसेट्स यदि है, लाइक सेल ऑफ शेयर्स है, इंडियन कंपनी कोई चाइनीज कस्टमर ने खरीद ली, उसको हम क्रेडिट आइटम के तौर के ऊपर एंटर करेंगे इन द कैपिटल अकाउंट, फॉर द सिंपल रीजन दैट फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग इनटू इंडिया, फ्लोइंग फॉरेन एक्सचेंज इज कमिंग
इनटू इंडिया। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज इज कमिंग इनटू इंडिया है तो उसको हम क्रेडिट आइटम के तौर के ऊपर कैप्चर करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स क्लियर करवा दूंगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूं। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कैपिटल फ्लोस जो कि फ्लो होने लग रहे हैं बेसिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट। ओनरशिप स्टेक्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड, ग्रांटिंग एक्सटेंसिव ओनरशिप स्टेक्स इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स। तो या तो बाहर वाले हमारे कंपनीज के अंदर एसेट्स खरीदने लग रहे हैं, ओनरशिप राइट्स खरीदने लग रहे हैं, स्टेक होल्डर बन रहे हैं, या वाइस वर्सा हम बाहर जाकर ये करने लग रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन फर्म्स एंड बिजनेसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि आप एक कंट्री बन जाइए एक्स, मैं कंट्री बन जाता हूँ इंडिया, तो आप एक्स कंट्री से आपने आए और आपने पैसा लगाया और आपने जो है इंडिया के अंदर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी, या जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसके अंदर आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद लिया, यानी कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर उस फैक्ट्री के बन गए, मेजर पार्टनर आप उस फैक्ट्री के बन गए। उस प्रकार से यू बिकेम द लार्जर ओनर, द बिगर ओनर। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी आप वर्ड सुने तो आपको फैक्ट्री इमेजिन कर लेनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। एफडीआई यानी कि बेसिकली कैसा होता है ना कि इंडिया के अंदर जब एफडीआई आता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, कोई ना कोई फैक्ट्री लगाई जाती है या लगी हुई फैक्ट्री को खरीदा जाता है और उसको शायद अपग्रेड करा जाता है और बड़ा करा जाता है। जब भी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुने, वर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुने, तो आप लोगों को फिजिकल एसेट्स इमेजिन करने हैं। आपको लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन प्रकार की चीज़ों को इमेजिन करना है। आपको प्रोडक्शन को बढ़ते हुए इमेजिन करना है। आपको ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट आया है वो अचानक से चला नहीं जाएगा, हफ्ते भर के लिए नहीं आया है, 10 दिन के लिए नहीं आया है, 1 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए नहीं आया है, 1 डेकेड के लिए नहीं आया है, वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए आया है। काफ़ी लंबा टाइम का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव प्रकार का टर्म, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज आया और कल वापस चला गया, परसों वापस चला गया। ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहेव नहीं करता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी आप सुने, पढ़ें, तो आपको इमेजिन करना है मेक इन इंडिया, आपको इमेजिन करना है फैक्ट्रीज, आपको इमेजिन करना है टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, आपको इमेजिन करना है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये प्रकार की सारी चीज़ों को आपको इमेजिन करना है और आपको एक लॉन्ग टर्मिश व्यू लेना है, राइट, बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी लंबे समय के लिए आता है। तो जब आपको ये समझ में आ चुका है तो इसका मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट होएगी, स्ट्रक्चर्स इरेक्ट होंगे, इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे या खरीदे जाएंगे, राइट। दो प्रकार से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सेक्टर, यानी कि मान लीजिए मिस्टर आनंद महिंद्रा ने, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उन्होंने जो है बाहर, अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर अगर कोई उन्होंने फैक्ट्री खरीदी, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सेक्टर। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए ह्युंडई ने या फिर मान लीजिए जनरल मोटर्स ने इंडिया के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई, बाहर की कंपनियों ने आके इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक सेक्टर। दोनों को प्लस माइनस करके नेट करके जो हमारे को मिलेगा वो हमारे को मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज फ्लोइंग इनटू इंडिया, नेट कितना आने लग रहा है। तो यही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसी को हमने एफडीआई भी बोला है, इक्विटी कैपिटल बोला है हमने, राइट, कि जो भी पैसा लगाता है वो ओनरशिप खरीद लेता है बेसिकली। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको सबसे पहले देना चाहूँगा। पॉइंट ऐसा है कि जब भी आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इमेजिन करना है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इमेजिन करना है, राइट। आपको उस प्रकार की फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को इमेजिन करना है जो बेसिकली शेयर बाजार के अंदर लगने लग रहा है। जितना आसानी से ये पैसा आता है उतना ही आसानी से ये पैसा वापस जा सकता है। इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं रहती है, इसकी कोई अवधि नहीं रहती है। बेसिकली ये रिटर्न्स चेस करते हुए आ रहे हैं। रिटर्न्स चेस करने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि फॉरेन कंपनीज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए इंडिया की एलआईसी है, तो इंडिया की जो बीमा कंपनी है उसके अंदर लोगों की सेविंग्स बहुत सारी इकट्ठी हुई है, और वो छोटी छोटी सेविंग्स को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारी एलआईसी बीमा कंपनी के पास लाखों करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो चुका है जो वो इन्वेस्ट कर सकती है भारत के शेयर बाजार के अंदर, जो कि वो करती भी है, राइट। उसी प्रकार से जो विदेश की बीमा कंपनियां हैं, विदेश की म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, विदेश के पेंशन हाउसेज हैं, उनके पास कितना सारा बड़ा फंड उनके पास इकट्ठा हुआ है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। हजारों करोड़ का उनके पास फंड
रहता है, और उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनको अपने फंड को ग्रो करवाना है, उनको अपने पैसे को ग्रो करवाना है, उनको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न्स देखने हैं। तो जो हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहता है, फॉरेन बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस है, कौन से इंस्टीट्यूशंस, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन हाउसेस, तो ये जो फॉरेनर्स जो हैं, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो यदि इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर या इंडिया के डेब्ट मार्केट के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर यदि पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जितना तेजी से ये पैसा आता है उतना ही तेजी से ये पैसा जा सकता है। एक शेयर्स खरीदना और शेयर्स बेचने के अंदर जितना एक आम आदमी को समय लगता है दो क्लिक, उतना ही इनको समय लगता है दो क्लिक के अंदर पैसा आ जाता है और 2 क्लिक के अंदर पैसा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के फ्लो को हॉट फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा तेजी से अंदर आता है और जैसे ही सिचुएशन अनफेवरेबल होती हुई नजर आती है उतना ही जल्दी से ये बाहर भी जा सकता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स को आपको इमेजिन करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप इमेजिन करते हैं तो आप एक फैक्ट्री इमेजिन करते हैं, आप फिजिकल एसेट्स इमेजिन करते हैं। एफपीआई या एफआईआई के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप फाइनेंशियल एसेट्स इमेजिन करेंगे, इनटैंजिबल एसेट्स इमेजिन करेंगे। आप कोई भी प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ते हुए प्रकार की कोई पिक्चर को इमेजिन नहीं करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट, जब भी आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुने तो आपको शेयर मार्केट याद आ जाना चाहिए। सो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, चाहे फिर स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, डिपॉजिट्स हो, करेंसीज हो, स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा लगने लग रहा है वो प्रकार का पैसा जो है दैट इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। टेम्पोरल वर्ड यूज करा जाने लग रहा है। टेम्पोरल अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा आया है। एंड जैसे ही इनको अगर दिक्कत दिखाई देती है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर परेशानी दिखाई देती है, राइट, इमीडिएटली ये लोग जो है अपने पैसे को निकाल कर बाहर ले जाएंगे। ये दो प्रकार से हो सकता है। अगेन, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सेक्टर, यानी कि हमारी बीमा कंपनी, हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी, हमारे पेंशन हाउसेज जो है वो बाहर देशों के अंदर अपना पैसा लगाने लग रहे हैं, और वाइस वर्सा हो सकता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर लग सकता है। सो वी हैव डिस्कस बोथ दीज थिंग्स। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर ली है, एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब होता है एक्सटर्नल डेप्ट, इज दैट पोर्शन ऑफ कंट्रीज डेप्ट। आप जानते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर जनरली हम फिस्कल डेफिसिट वाली पोजीशन के अंदर रहते हैं, यानी कि जो हमारी सरकार है उसका जो खर्चा है दैट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। ऑन एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस, ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस आई वुड से कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स है उनका भी खर्चा इज समटाइम्स मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द रेवेन्यू, और उनको भी जो है लोन लेकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो यदि हम बाहर वालों से पैसा बोरो करने लग रहे हैं, फॉरेन लेंडर से पैसा बोरो करने लग रहे हैं, चाहे कोई भी फॉरेन लेंडर हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो या बाहर की कोई गवर्नमेंट हो या बाहर की कोई मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे यदि हम पैसा अगर बोरो करने लग रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट। ये जो लोन्स हैं इनके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। और ये सारी चीजें जो है अलग अलग नाम से, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये अलग अलग प्रकार के नाम हमारे को देखने को मिलते हैं। बेसिकली दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। यदि आपको लोन लेना है तो आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, एजुकेशनल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले सकते हैं। सो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज दैट यू कैन टेक लोन इन प्रॉबेबली 10 डिफरेंट फॉर्म्स, 10 डिफरेंट फॉर्मेट्स टू 10 डिफरेंट एजेंसीज, राइट। ये सारी चीजें आपके लिए वैलिड है। ऑन एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस, जो सरकार पैसा उठाने लग रही है, जो कॉर्पोरेट्स पैसा उठाने लग रहे हैं बाहर से, तो दैट कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स, इन वेरियस टर्म्स, और वो वेरियस फॉर्म्स, वेरियस टर्म्स जो है मैंने उनका नाम जो है आपके सामने रखा है। इससे आपको घबराने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल के अंदर आपको इमीडिएटली घुस जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट एक्सपेक्ट यूपीएससी टू गो इनटू सो मच डिटेल्स। बट ये क्या होता है, एक्सटर्नल बोरोइंग का ये पार्ट है, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी जिसको हम कहते हैं उसका ये पार्ट है, एंड एक्सटर्नल बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि हाँ, इनको हमारे को कहाँ क्लासिफाई करना है, इन सारी चीजों को, इनको हमारे को कैपिटल अकाउंट में क्लासिफाई करना है, ना कि करंट अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करना है। एक्सटर्नल असिस्टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट हेल्प जो देती है, एड जो देती है बाहर कंट्रीज को, और बाहर कंट्रीज जो एड असिस्टेंस देती है इंडिया को, वो सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर कैप्चर करी जाती है। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली वही है जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट था,
कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर है इनफ्लो आउटफ्लो मैच होने लग रहा है, सरप्लस के अंदर है व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लोज, और कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट तब है जब आपका कैपिटल इनफ्लोज आर लेसर देन द कैपिटल आउटफ्लोज, राइट। तो हमारे पास ये तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, राइट। आपको कोई भी पूछे कि हमारे को डेफिसिट वाली सिचुएशन को खत्म करना है, सरप्लस वाली सिचुएशन के अंदर जाना है, तो आप लोगों को सिंपल लॉजिक लगाना है कि जो पैसा बाहर जाने लग रहा है उसको हमारे को डिस्करेज करना है, डिसइंसेंटिवाइज करना है, या फिर अट्रैक्ट करना है, एनकरेज करना है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। तो दोनों चीजों में से कोई भी आप कर लीजिए कि बाहर जाने से रोक लीजिए या अंदर आने वाले को एनकरेज कर लीजिए, तो आपकी जो डेफिसिट वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल के अंदर आ सकती है। इस प्रकार से सिचुएशनल क्वेश्चंस, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, और मैं आपके साथ प्रयास सेशन के अंदर डिस्कस भी कर लेने वाला हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस डेफिसिट का बेसिक फंडा ये है कि आपका करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट है। मान लीजिए आपका एक सरप्लस है एक डेफिसिट है, लेकिन अगर आपका एक सरप्लस बड़ा है एज कंपेयर टू आपका जो एक डेफिसिट है, तो ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहेगा। ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में तब रहेगा जब आपका एक अकाउंट के अंदर डेफिसिट बड़ा है एज कंपेयर टू लेट अस से द सरप्लस। तो ये सरप्लस डेफिसिट वाली सिचुएशन है, इसको आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस जब बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, नेट इनफ्लो ऑफ पेमेंट आने वाला है, ज्यादा पेमेंट कमिंग इनटू द कंट्री है, जो भी हमने एक्सपोर्ट्स वगैरह करा है, एज कंपेयर टू जो पैसा बाहर जाने लग रहा है उससे ज्यादा पैसा अंदर आने लग रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब ये हो जाता है कि बैलेंस इज लेस देन जीरो, यानी कि नेट आउटफ्लो ऑफ पेमेंट्स होने लग रहा है, यानी कि पैसा बाहर ज्यादा जाने लग रहा है एज कंपेयर टू पैसा जो अंदर आने लग रहा है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब देख लीजिए इसके अंदर अगर आपका ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर से आपको पैसा निकाल के बाहर देना पड़े, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या चेंज आएगा, ग्रेटर देन जीरो चेंज आएगा, क्योंकि आपको पैसा बाहर ज्यादा देना है। आपका अगर ओवरऑल बैलेंस जीरो है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या चेंज आएगा, जीरो चेंज आएगा, क्योंकि कोई भी प्रकार से ना पैसा अंदर आने लग रहा है, कोई भी प्रकार से ना पैसा बाहर जाने लग रहा है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, यानी कि ओवरऑल बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, तो रिजर्व चेंज आपका कुछ नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल के बाहर नहीं देने लग रहे हैं। इनफैक्ट पैसा जो है वो आपके रिजर्व के अंदर आने लग रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर एडिशन होने लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंट्यूटिवली आप समझ सकते हैं, याद करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है तो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस कैसे लेकर आए, राइट। एसेंस क्या है इंटरनेशनल पेमेंट का, राइट। जैसे एक इंडिविजुअल है जो अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कर सकता है, तो उस इंडिविजुअल अगर अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसको अपने हीरे जवाहरात दागीने बेचने पड़ेंगे, एफडी तोड़नी पड़ेगी, राइट, या किसी से बोरो करके जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा इंडिविजुअल जो स्पेंडिंग मोर देन इनकम करने लग रहा है। ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस अगर एक कंट्री डेफिसिट रन करने लग रही है, राइट, करंट अकाउंट के अंदर, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट है वो ज्यादा होने लग रहे हैं एज कंपेयर टू से लेट अस से द एक्सपोर्ट, तो वो जो करंट अकाउंट के अंदर जो डेफिसिट चलने लग रहा है उसको हमारे को फाइनेंस करना पड़ेगा वन वे और दी अदर से, या तो हम हमारे एसेट्स बाहर बेच दें या फिर हम बाहर से पैसा बोरो करें। तो कोई भी प्रकार से अगर हम करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट रन करने लग रहे हैं, चलाने लग रहे हैं, तो उसको हमारे को कैपिटल अकाउंट से फाइनेंस करना पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी अ नेट कैपिटल इनफ्लो। और दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे, करंट अकाउंट के ऊपर डेफिसिट चलने लग रहा है तो हमारे को बाहर से पैसा बोरो करके ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी कि करंट अकाउंट को जो है सरप्लस के अंदर लेकर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, नेट कैपिटल इनफ्लो करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट तब जाके हमारा जीरो हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय इंटरनेशनल लेंडिंग विदाउट एनी रिजर्व मूवमेंट। ठीक है, पॉइंट ये भी है कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो आप बाहर से बोरो कर सकते हैं, आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर से हाथ डाल के पैसा निकाल के बाहर पे करने की जरूरत नहीं है। बात सिंपल है, आप इंडिविजुअल है, आपका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर देन योर इनकम, तो या तो आपका एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है तो आप अपनी जेब में हाथ डालिए और एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम करिए, या फिर अगर आपको फिर भी एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम करना और आपको अपनी जेब में भी हाथ नहीं डालना है तो आप उधार लीजिए और उधार को खर्चा कर दीजिए, लोन लीजिए, लोन को खर्चा कर दीजिए और अपनी जेब में हाथ मत डालिए। यानी कि
उसी प्रकार से जैसे हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, भले ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट रन करने लग रहे हैं। क्यों चेंज नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन के अंदर, भले ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट रन करें, क्योंकि हम इंटरनेशनली बोरो करके काम करने लग रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू लेट अस से बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी आप सोर्स में चले जाइए, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको इससे कम समय के अंदर जो है नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यदि इस इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड करके याद कर लेते हैं तो देन उससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। ऑफिशियल रिजर्व सेल वही होता है कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर से जो है चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंट्री अपने रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर सकती है कोई भी प्रकार का डेफिसिट को बैलेंस आउट करने के लिए। रिजर्व बैंक क्या कर सकती है, सेल कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज जब डेफिसिट है, इसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल, राइट। और डिक्रीज हो जाएगा आपका ऑफिशियल रिजर्व्स, यानी कि आपका ऑफिशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर जाएगा, और वही चीज उसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, राइट। हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। तो फॉरेक्स रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट प्राइस है फॉर वन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि यदि सपोज कर लीजिए कि ये जेंटलमैन को $1 खरीदना है और मैडम के पास $1 है, तो सर जो है मैडम को 70 रुपीज़ दे रहे हैं और $1 खरीद रहे हैं, तो जो एक्सचेंज रेट हो जाती है वो $1 इक्वल्स टू ₹70 हो जाती है, यानी कि 1 USD इज इक्वल्स टू ₹70 के हिसाब से एक्सचेंज होने लग रहा है। एक्सचेंज रेट क्या करता है, अन्य अन्य देशों की कंट्रीज को आपस में लिंक कर देता है और एनेबल करवा देता है कंपेरिजन बिटवीन द करेंसीज ऑफ लेट अस से टू कंट्रीज। अगर आपको 70 रुपया देना पड़ता है $1 के लिए, यानी कि एक्सचेंज रेट इज ₹70 पर डॉलर। अगर आपको 75 रुपया देना पड़ता है $1 के लिए, तो एक्सचेंज रेट इज ₹70 पर डॉलर। अगर आपको 80 रुपया देना पड़ता है तो एक्सचेंज रेट इज ₹80 पर डॉलर। अगर आपको 65 रुपया 60 रुपया देना पड़ता है तो एक्सचेंज रेट इज ₹65 ₹60 पर डॉलर। तो जो भी आपकी एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है कि आपको कितना पैसा देना पड़ता है उस फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। अब लोगों को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, मान लीजिए कि ये जेंटलमैन जिसने डॉलर लिए हैं उनको डॉलर क्यों चाहिए, शायद इन्हें अब्रॉड जाना है, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में अमेरिकी करेंसी चलती है, इंडिया की करेंसी नहीं चलती है, तो इन्हें डॉलर चाहिए। शायद इन्होंने बाहर से कुछ परचेज करा है, कुछ गुड्स इंपोर्ट करे, सर्विसेज इंपोर्ट करी है, तो इन्हें डॉलर चाहिए ताकि पेमेंट कर सके। शायद इन्हें बाहर इन्वेस्ट करना है तो इन्हें डॉलर चाहिए। तो पीपल को जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं, इसलिए रहती है क्योंकि उन्हें गिफ्ट्स अब्रॉड भेजना है, इसीलिए भी रह सकती है कि उन्हें बाहर फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूँ तो मैं टमाटर की बात करता हूँ, क्योंकि टमाटर इजी टू अंडरस्टैंड है। आम आदमी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो टमाटर खरीदे ही होंगे। पॉइंट ये है कि आप बाजार के अंदर जा रहे हैं और आप टमाटर खरीद रहे हैं। अचानक से आप इमेजिन कर लीजिए कि उसी बाजार के अंदर जो है 100 ग्राहक टमाटर के एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो नॉर्मली नहीं रहते हैं वो आ गए हैं। यानी कि अब जो टमाटर वाला है वो स्मार्ट है, वो क्या देख रहा है कि बायर्स ज़्यादा हो चुके हैं, डिमांड फॉर टमाटर बढ़ चुकी है, तो वो क्या करेगा, अपना भाव बढ़ा देगा। सिंपल एज दैट। पहले अगर वो जो है 70 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेच रहा था, तो अब वो 80, 90, 100, 110, 120 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेचने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस के ऊपर हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर देखा जाता है कि कितने बायर्स हैं लेटेस्ट से फॉरेन करेंसी के और कितने सेलर्स हैं फॉरेन करेंसी के। यदि बायर्स ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर पहले 70 रुपया देकर आपको $1 मिलने लग रहा था, तो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाने की वजह से या डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा पैसा जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर पहले 70 रुपए में $1 मिल रहा था तो अभी आपको 75, 80, 85 रुपया देना पड़ेगा $1 के लिए। तो ये होता है राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस घट भी सकता है। घट कब जाएगा, टमाटर का प्राइस कब घट जाता है, जब सप्लाई ऑफ टमाटर इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर टमाटर। यानी कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा है, सेलर्स के पास क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टमाटर का प्राइस विल कम डाउन। ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस, यदि बाहर से डॉलर्स इंडिया के अंदर ज्यादा आने लग रहे हैं तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, वी विल बी एबल टू
नोटिस अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि पहले अगर 70 रुपए के हिसाब से एक डॉलर एक्सचेंज हो रहा था, तो बिकॉज ज़्यादा ज़्यादा डॉलर अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं फॉर एनी रीज़न, अगर ज़्यादा डॉलर इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड उतनी है नहीं, देयरफॉर डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा, यानी कि 70 का 65 भी हमारे को देखने को मिल सकता है। तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, दैट clearly depends upon the market suppliers and the market buyers in this particular example। और वही चीज मैंने आपको बोली है, राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग फॉरेन गुड्स। अब देखिए सिंपल सी चीज यहां पर बोल रखी है कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये जेंटलमैन है, राइट, और इनको जो है फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको सपोज कर लीजिए कि इनको $1 के अंदर से कोई चीज़ खरीदनी है बाहर से, जिसका प्राइस है मान लीजिए $1। पहले सिनारियो के अंदर इन्होंने 70 रुपया दिया, इनको $1 मिल गया, तो इफेक्टिवली ये क्या सोचेंगे कि बाहर से जो मैं $1 में चीज़ खरीद के लेकर आ रहा हूँ वो मेरे को इंडिया के पैसे के हिसाब से या इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 70 रुपये में पड़ रही है। अब वही जेंटलमैन को जो $1 75 रुपये में मिलने लग रहा है, राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेक्स हो चुका है, तो $1 की चीज़ वो बाहर से खरीद के ला रहे हैं, तो उनको इंडिया के भाव में कितना, इंडिया के हिसाब से कितने भाव में पड़ रही है, 75 रुपीज में। क्यों? 75 रुपया देकर $1 लिया, डॉलर देकर वो वस्तु ली। पहले 70 रुपया लेकर डॉलर लिया था, $1 देकर वो वस्तु ली थी। तो पहले जो जहां पर 70 रुपये में वो वस्तु मिलने लग रही थी, अब वही जो है 75 रुपये में मिलने लग रही है, यानी कि उस चीज के प्राइस बढ़ गए। जब भी कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो एक कंज्यूमर क्या करता है, वो अपनी डिमांड कम कर लेता है या कम खरीदने की कोशिश करता है या फिर सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता है। ऑन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इंपोर्टेड गुड्स है उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट, हेंस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर आप कम इंपोर्ट करके लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, क्योंकि बाहर की गुड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फॉरेन एक्सचेंज कम डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से जो आपका सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो ऊपर नीचे जाती रहती है। और इस प्रकार से जब मूवमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का, तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस है उसके अंदर भी मूवमेंट हमारे को देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई कैसे हो रही है इंडिया के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रहा है? जो एक्सपोर्टर्स बाहर माल बेचने लग रहे हैं और बाहर से पेमेंट डॉलर के टर्म्स के अंदर इंडिया लेकर आने लग रहे हैं, जो वर्कर्स बाहर जाके काम करने लग रहे हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, और बाहर से पैसा इंडिया भेजने लग रहे हैं, वो भी इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज उस सोर्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आने लग रहा है। जो FDI और FII जो इंडिया के अंदर फ्लो होने लग रहा है, वो भी अपनी कंट्री के अंदर से आते हैं डॉलर्स वगैरह लेकर, यूरोज वगैरह लेकर, और कन्वर्ट करते हैं इनटू इंडियन रुपीज, और फिर वो इंडियन रुपीज को जो है वो इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेन करेंसी जो है होम कंट्री के अंदर अलग अलग चैनल्स के थ्रू फ्लो होने लग रही है। परचेस होने लग रहा है डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का बाय फॉरेनर्स, जिसको हम प्यार से एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। फॉरेनर्स गिफ्ट्स भेजने लग रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट करने लग रहे हैं, एसेट्स ऑफ होम कंट्री जो है फॉरेनर्स खरीदने लग रहे हैं। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस द फॉरेनर्स कॉस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि 70 से 75 हुआ, राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ, तो मोहतरमा जो थी उनको सपोज कर लीजिए कि इंडिया से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स खरीद के लेकर जाना था। तो यदि इंडिया से गुड्स खरीद के लेकर जाना था तो वो क्या करे कि अपने डॉलर को लेकर आए, इंडिया के रुपीस के अंदर कन्वर्ट करे, और फिर उस इंडिया के रुपीस को खर्च करे इंडिया के अंदर, और खरीद के माल जो है वो अपने कंट्री के अंदर ले जाए। सपोज कर लीजिए कि बॉम्बे के अंदर वड़ा पाव का प्राइस 5 रुपया है, नहीं है 10-12 रुपए के नीचे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सपोज कर लीजिए कि प्राइस 5 रुपया है। मोहतरमा को वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो मोहतरमा क्या करी, $1 लेकर आए और उनको 70 रुपया मिला। 70 रुपये के हिसाब से उनको 14 वड़ा पाव मिल गए। 14 वड़ा पाव वो अपने कंट्री में लेकर चले गए और वहां पर उन्होंने जाके बेच दिया और 2-2 रुपया पर वड़ा पाव कमा लिया, यानी कि 28 रुपया उन्होंने कमा लिया। तो $1 लाए, 14 वड़ा पाव लेकर गए और पर वड़ा पाव 2 रुपया कमाया, तो ऐसे करके 28 रुपया कमा लिया। अब ये आए और इन्होंने देखा कि जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 75 हो चुका है, तो इन्होंने क्या करे, फटाफट $1 ऑफर करे। 75 रुपीज़ इनको मिला। 75 रुपीज़ जो इनको मिला, तो 5 रुपये के हिसाब से अब इनको 15 वड़ा पाव मिल गए। 15 वड़ा पाव इन्होंने लिए, बाहर अपने कंट्री के अंदर लेकर गए, 2 रुपया प्रॉफिट कमाया, पर वड़ा पाव 30 रुपया कमा लिया। तो अब कौन से केस में ये खुश रहने वाले हैं, ये वाले केस में या ये वाले केस में? ऑब्वियसली ये वाले केस में ये ज़्यादा खुश रहेंगे
लेंगे। क्यों? क्योंकि $1 के बदले 75 रुपया मिला, 75 रुपये के बदले 15 वड़ा पाव मिले, 15 वड़ा पाव के बदले में 30 रुपया प्रॉफिट मिल गया। पहले 28 रुपया प्रॉफिट आता था ये सारा मगजमारी करने का, अब यही सारी मगजमारी करके जो है 30 रुपया प्रॉफिट आने लग रहा है। वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर लिख रखी है कि इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फॉरेनर का जो कॉस्ट है इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का, परचेस करने का, वो जो है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से कैसा होता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, राइट, और इंडिया के अंदर ज्यादा लोग जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आना चाहते हैं। सीधी सी बात है ना, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स का सप्लाईज बढ़ेगा। तो ये चीज को आपको याद कर लेना पड़ेगा, ये आपको एक थंब रूल बनाना पड़ेगा आपको कि इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या इफ देयर इज अ डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इसको डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी कहते हैं। अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है वो मैं आपको अगली ही स्लाइड्स के अंदर जो है डिस्कस आपके साथ इन डिटेल करने वाला हूं। ये सिनारियो को डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते हैं कि पहले डॉलर 70 रुपए में एक्सचेंज हो रहा था, अब डॉलर 75 रुपए में एक्सचेंज होने लग रहा है। तो ये जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी होने लग रहा है उसकी वजह से जो है एक्सपोर्टर को फायदा होता है, फॉरेन बायर को फायदा होता है। ये चीज को आपको लिखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैंने आपको वड़ा पाव के एग्जांपल से समझाया भी है, सिर्फ याद नहीं करवाया है, समझाया भी है। अब मैंने आपको बोला था कि अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अब ये अलग अलग सिनारियोस को कंसीडर कर लिए। बीच में स्कूल के अंदर आपने टग ऑफ वॉर जरूर खेला होगा। टग ऑफ वॉर क्या होता है कि एक बच्चे जो है ये साइड पे खड़े हो जाते हैं रस्सी के, दूसरे बच्चे जो है रस्सी के ये साइड पे खड़े हो जाते हैं और खींचने लग जाते हैं रस्सी को, और जिन बच्चों ने अपनी तरफ रस्सी को खींच लिया वो जीत गए। एज सिंपल एज दैट। अब आप मान लीजिए कि डॉलर और रुपीस टग ऑफ वॉर खेलने लग रहे हैं, ठीक है। $1 खड़ा है एकदम टाइट रस्सी को पकड़ के, और सामने 60 रुपीस खड़े हैं रस्सी को पकड़ के। अगर 60 रुपीस वो डॉलर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी कि $1 के बदले में 60 रुपया एक्सचेंज हो जाता है, या 60 रुपया देकर $1 मिल जाता है, ये 60 रुपया $1 को खींच पाते हैं अपनी तरफ, तो वो एक चीज हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपका $1 खड़ा है लेकिन सामने 70 रुपए को खड़ा होना पड़ रहा है, यानी कि पहले 60 रुपए खड़े थे और वो डॉलर को खींच लेते थे, अब 70 रुपया मिलकर $1 को खींचने लग रहे हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि रुपया कमजोर हो गया। पहले 60 रुपये $1 को खींच लेते थे, अभी 70 रुपये मिलकर $1 को खींचने लग रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि 80 रुपये मिलकर $1 को खींचने लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही होगा ना कि हमारा रुपया कमजोर हो गया। पहले 60 रुपया मिलकर $1 खींच लेता था, 70 मिलकर एक खींच लेता था, अब 80 मिलकर एक खींचने लग रहा है, यानी कि हमारा रुपया कमजोर होने लग रहा है, यानी कि रुपया डिप्रिशिएट होने लग रहा है। या आप ऐसा देख सकते हैं कि डॉलर मजबूत होने लग रहा है, डॉलर हार्ड हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, या डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। बात एक ही है, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल लगाकर अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर दोस्तों अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वर्ड्स को डिस्कस करा जाता है। वेरी कैटेगोरिकली मैं वापस से रिपीट करने लग रहा हूं, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन वर्ड्स नहीं यूज होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर वर्ड्स अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन डिस्कस होते हैं। अगर रुपये का डिप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है। कैसे होता है मैंने आपको वड़ा पाव के एग्जांपल से समझाया। सपोज मोहतरमा $1 लेकर आई, 60 रुपया उनको मिला, 5 रुपये के हिसाब से 12 वड़ा पाव मिले, एक वड़ा पाव पे 2 रुपये प्रॉफिट मिला, तो 12 वड़ा पाव का इनको 24 रुपया प्रॉफिट मिला। ये सिनारियो में, ये सिनारियो के अंदर एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, इनको $1 के बदले में जो है 12 की जगह 15 वड़ा पाव मिल गए। एक वड़ा पाव के जो 2 रुपये प्रॉफिट आया, 2 रुपये प्रॉफिट का मतलब ये है पर वड़ा पाव मतलब 30 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो डिप्रिसिएशन अगर रुपया हुआ, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ, रुपया कमजोर हुआ, तो उसका फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर को उसका फायदा होगा। कैसे होगा? एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। इंपोर्टर को जो है अप्रिसिएशन से फायदा होता है। इंपोर्टर को अप्रिसिएशन से कैसे फायदा होता है? सपोज कर लीजिए कि इंपोर्टर को $1 की कैंडी खरीद के लानी है बाहर से। $1 की कैंडी अगर खरीद के लानी है तो पहले तो डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर डॉलर के बदले में वो कैंडी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये सिनारियो में डॉलर 75 रुपए में एक्सचेंज हो रहा है और डॉलर के बदले में कैंडी आ रही है। ये सिनारियो में 70 रुपए में डॉलर एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर के बदले में कैंडी आ रही है। 65 रुपए में डॉलर एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर के बदले कैंडी आ रही है। 60 रुपए में डॉलर एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर के बदले में कैंडी आ रही है। तो ये वाले सिनारियो में कहां 75 रुपया देना पड़ता है, तब जाकर एक कैंडी आती है। यहां पर 60 रुपए देने में एक कैंडी आ जाती है। बताइए इंपोर्टर जो बाहर की कैंडी लाकर इंडिया के अंदर बेचने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कौन सा सिनारियो फेवरेबल रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए ये वाला सिनारियो फेवरेबल रहेगा। यानी कि फेवरेबल फॉर इंपोर्टर क्या हो जाता है? अप्रिसिएशन इज फेवरेबल फॉर इंपोर्टर, AIRT
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज एक्सपोर्टर के लिए डिप्रिसिएशन जो है वो फायदेमंद हो जाता है, यानी कि DE। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कर सकते हो। AIDE, अप्रिसिएशन इंपोर्टर को फायदा देगा, डिप्रिसिएशन जो है एक्सपोर्टर को फायदा देगा। एड यानी कि मदद एक प्रकार का अंग्रेजी का शब्द है जो आपका निमोनिक बन सकता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कैसा रहता है ना कि सरकार अब डिसाइड करने की कोशिश नहीं करती है कि एक्सचेंज रेट क्या रहना चाहिए। जो भी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या टमाटर की मंडी के अंदर गवर्नमेंट बताती है आपको कि क्या प्राइस होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सरकार की पॉलिसीज की वजह से जो टमाटर के प्राइस है वो जरूर अप डाउन जा सकते हैं, राइट, दैट इज अनदर मैटर। उसी प्रकार से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है उसके अंदर जो है मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट। सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस के हिसाब से यदि आपकी एक्सचेंज रेट फ्रीली फ्लोट होने लग रही है, फ्रीली एडजस्ट होने लग रही है, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर बताएंगे। नीचे जो पट्टी चलने लग रही है उस पर हमारा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीजें आपके पास मौजूद है। कोई भी दिक्कत है आप हमारे पास आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वही हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। देख लीजिए कि एक्सचेंज रेट, देखिए ये डिमांड कर्व है आपकी, ये सप्लाई कर्व है आपकी, ये दोनों जहां पर मैच होंगे वो ये आपका जो है वो एक्सचेंज रेट हो जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि डिमांड कर्व जो है बढ़ जाती है या राइट की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो अब डिमांड कर्व कहाँ काट रही है? सप्लाई कर्व को यहाँ काट रही है, ठीक है। तो क्या होगा फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कर्व नीचे चली जाएगी तो आपका एक्सचेंज रेट घट जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो है ऊपर नीचे होता है। आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ के अंदर टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे क्रैश कोर्स के अंदर हमने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा भी है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स विद द सप्लाई कर्व which is at point E on the y-axis. Point Q on the x-axis determine the quantity of US dollars that have been demanded and supplied on E exchange rate. Completely flexible system के अंदर सेंट्रल बैंक हस्तक्षेप नहीं करती है, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफियर नहीं करती है मार्केट के अंदर। मैंने आपको बताया कि सपोज कर लीजिए कि डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स होती है, ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व जो है वो डॉलर की शिफ्ट राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स हो जाएगी, अपवर्ड्स एंड राइट्स टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो ये हो गई ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हो गई आपकी DD डैश जो हो गई आपकी नई डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन गुड्स की इंक्रीज इन डिमांड, फॉरेन सर्विसेज की इंक्रीज इन डिमांड, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो चेंज हो जाएगी एक्सचेंज रेट जो है, पहले E स्टार अगर थी तो वो अब E1 हो जाएगी, यानी कि ऊपर चली जाएगी, ठीक है। द इनिशियल एक्सचेंज रेट E स्टार 70 रुपया थी, विच मीन्स दैट वी नीड टू एक्सचेंज, सॉरी ये 70 होना चाहिए, 70 फॉर $1। नई इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, एक्सचेंज रेट E1 75 हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब आपको $1 के बदले 75 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर हैज फॉलन, यानी कि रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, यानी कि रुपया कमजोर हुआ है, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ है, डॉलर टाइट हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, या वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। आपको दोनों में से जो स्टेटमेंट प्यारा लगे, पसंद आए, वो आप उसको वैसे कर सकते हैं। तो ये डिमांड कर्व वगैरह आप जो राइट साइड के ऊपर टेबल देखने लग रहे हैं, राइट, तो डिमांड कर्व अगर शिफ्ट राइटवर्ड होती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस, मीनिंग और इंप्लीकेशन होता है। सप्लाई ऑफ डॉलर अगर राइटवर्ड शिफ्ट होती है, सप्लाई इंक्रीज होता है, तो उसका क्या इंप्लीकेशन होता है। डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड इंक्रीज होती है, यानी कि डिमांड डिक्रीज होती है, तो उसका क्या इंप्लीकेशन होता है। एज वेल एज सप्लाई कर्व अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, यानी कि डिक्रीज होती है, तो उसका क्या इंप्लीकेशन होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कोई भी चीज में आपको डाउट है सीधा टमाटर को लगा दीजिए आप, ठीक है ना, कि जो टमाटर अगर डिमांड ऑफ टमाटर इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई ऑफ टमाटर रिमेनिंग द सेम, तो क्या होएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड ऑफ टमाटर गिर जाती है, सप्लाई ऑफ टमाटर रिमेनिंग सेम, तो टमाटर के प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सप्लाई ऑफ टमाटर इंक्रीज कर जाती है, डिमांड रिमेनिंग द सेम, तो टमाटर के प्राइस गिर जाएंगे। सप्लाई ऑफ टमाटर गिर जाती है, डिमांड रिमेनिंग द सेम, तो प्राइस शूट अप हो जाएंगे। तो ये प्रकार से यही चीज आपको यहाँ पर लगा रखिए। चाहे आप जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहे कर सकते हैं, जितना आसान चाहे करना चाहे उतना कर सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब हमारे को बात करनी है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब यानी कि गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि एक्सचेंज रेट क्या रहने वाली है, और गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे कर सकती है। ऊपर नीचे करने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी नॉर्मल एक्सचेंज रेट थी $1.70, उसको सरकार ने उठाकर $1.75 कर दिया, तो उसको हम कहेंगे डिवैल्यूएशन, यानी कि हमने कमजोर कर दिया रुपये को, राइट। और उससे
उससे किसका फायदा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अब तो आपको जो मालूम है कि एक्सपोर्टर का फायदा होगा। मैंने वड़ा पाव का एग्जांपल देकर आपको समझाया है। उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अगर कर दिया, यानी कि अप्रिसिएशन टाइप, जो जैसे हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर जो डिप्रिसिएशन था वही हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट में डिवैल्यूएशन है, और जो हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट में अप्रिसिएशन था वही हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर रिवैल्यूएशन है। तो जो डिप्रिसिएशन है या फिर डिवैल्यूएशन है उससे एक्सपोर्टर का फायदा होता है, और जो अप्रिसिएशन है यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट में जो रिवैल्यूएशन है उससे आपका इंपोर्टर का फायदा होता है। इसको वापस से डिस्कस करने की उम्मीद करता हूं जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पीछे समझाते हुए आया था। वही सारी चीजें अंग्रेजी में यहाँ पर लिख रखी है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन के बारे में, जो कि आपको समझ में आएगी। राइट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन द बिलो फिगर, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट तो ई होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मार्केट डिटरमाइंड है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड कर्व एज वेल एज यहाँ आपकी सप्लाई कर्व जो है वो इंटरसेक्ट आपस में करने लग रही है। हाउएवर, अगर हम सपोज कर ले कि फॉर सम रीजन इंडियन गवर्नमेंट को एनकरेज करना है एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करना है तो वो क्या करेंगे कि डिवैल्यूएशन कर देंगे शायद, यानी कि E1 रखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इस प्रकार से 70 की जो है एक्सचेंज रेट को हम 75 करने की कोशिश कर सकते हैं। और डिवैल्यूएशन से या फिर डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स प्रमोट कैसे होते हैं ये तो अब आप जानते हैं। राइट, द न्यू एक्सचेंज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट इज E1, E1 इज ग्रेटर देन E। इस एक्सचेंज रेट के ऊपर डिमांड कम है डॉलर्स की और सप्लाई ज्यादा है डॉलर्स की। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि कोई ज्यादा पैसा देना नहीं चाहता है डॉलर खरीदने के नाम का, इसलिए अब डिमांड फॉर डॉलर कम है। और जब आपको मालूम है कि आपको ज्यादा पैसा मिलने लग रहा है $1 के बदले, तो आप ज्यादा डॉलर सप्लाई करने के अंदर इंटरेस्टेड है। सो सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज मच मोर देन द डिमांड फॉर डॉलर। ऐसे माहौल के अंदर आरबीआई को बीच में आना पड़ेगा और डॉलर्स को परचेस करना पड़ेगा इस प्राइस के ऊपर, ताकि ये प्राइस को मेंटेन करा जा सके। अगर नीचे लेकर चले जाए, यानी कि डिवैल्यूएशन कर दे रिवैल्यूएशन की जगह, ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन हो गया, सॉरी, तो रिवैल्यूएशन अगर हमने कर दिया तो एट दिस भाव, ये भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है डॉलर की, क्योंकि कम भाव के ऊपर कोई भी डॉलर खरीदने के अंदर इंटरेस्टेड रहेगा, लेकिन ये भाव के ऊपर सप्लाई डॉलर की कम है, क्योंकि ये भाव के ऊपर कोई डॉलर आपको एक्सचेंज कर देना नहीं चाहता है। तो ऐसे माहौल के अंदर आरबीआई को बीच में आना पड़ेगा और जितने भी डॉलर्स रिक्वायर्ड है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ही जाकर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम को मैनेज करा जा सकता है। 10 थ्रू इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करके या तो सरकार अक्यूमुलेट कर लेगी फॉरेन एक्सचेंज को, या फिर सरकार जो है फॉरेन एक्सचेंज को खर्च कर देगी। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट, और ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही खतरनाक वाली पॉसिबिलिटीज है, काफी दिक्कत वाली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कंटिन्यूसली फॉरेन एक्सचेंज खरीदते रहना एज वेल एज कंटिन्यूसली फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई करने का जो बर्डन है वो सीधा सीधा हमारे रिजर्व बैंक के ऊपर आ जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर नहीं आता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ जाता है। अगर E1 भाव रख दिया तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो कंटिन्यूसली आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ेगा। और अगर सपोज कर लीजिए E2 रख दिया तो डिमांड ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज की, सप्लाई कम है, तो कंटिन्यूसली आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कंटिन्यूसली ना तो खरीदना आसान है ना कंटिन्यूसली बेचना आसान है, इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों सिनारियों के अंदर फंस जाते हैं। इसीलिए जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा मान्यता, ज्यादा उसको फॉलो करा जाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होती है? दोनों के बीच वाली चीज है कि आरबीआई क्या करे कि हाँ, अगर मान लीजिए 65 से 75 के बीच में रुपया फ्लोट होने लग रहा है तो उसको होने देंगे, लेकिन अगर वो कहीं पर भी वो 65 के ऊपर जा रहा है या 75 के नीचे जाने लग रहा है, तो ऐसे माहौल के अंदर आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आएगी और रुपये के सप्लाई को एज वेल एज डॉलर के सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल का, जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों आपको मिल जाएंगे। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है बहुत ही सिंपल भाषा में, तो आप एक ऐसे मदर को इमेजिन कर लीजिए जो बोलता है कि मेरे बच्चों को बाहर खेलना अलाउड है, लेकिन बाहर खेलने का मतलब ये नहीं है कि आंगन के बाहर खेलना अलाउड है, रोड के ऊपर खेलना अलाउड है। आंगन के विदिन आपको जितना जो खेलना कूदना मस्ती करना है कर लो, लेकिन आंगन के बाहर नहीं जाना है। और एग्जैक्टली सिमिलर लाइन्स मैनेज फ्लोटिंग का मतलब भी यही होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 65 से 75 के बीच में रुपए को जहां जाना है वहां चला जाए।
राइट लेकिन उसके आगे पीछे अगर जाने की कोशिश करेगा तो इन दैट केस आरबीआई विल एंटर द मार्केट एंड विल ट्राई टू सपोर्ट द प्राइस ऑफ रुपी एंड ब्रिंग इट विद इन द रिक्वायर्ड बैंड। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं दोस्तों, राइट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है मोर एफिशिएंट है, राइट। उससे फायदा क्या होता है कि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, राइट। कोई भी प्रकार से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको आप जो है लिमिटेड पीरियड के अंदर जो है एक रेंज के विद इन रख सकते हैं। उस रेंज के बाहर अगर वो जाने लग रही है तो उसको फिर हमारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैनेज फ्लोट के साथ क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, करेंसी बाय सेल हो सकती है, एक्सचेंज रेट ना तो बहुत ज़्यादा अचानक से उठेगी ना तो बहुत ज़्यादा अचानक से गिरेगी। अगर ऐसा होने लग रहा है तो फिर हमारी जो फॉरेन जो हमारी आरबीआई वगैरह है तब वो मार्केट के अंदर इंटरवीन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे चीज़ों को स्मूदन आउट करने के लिए, वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर देने के लिए। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर एक्सप्लेन करा गया है। दोस्तों इसके साथ हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एज वेल एज फायदा नुकसान फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर मैंने आपको डिस्कस करवाया है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर काफी सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैं आसानी से आपके सामने रख सकता था, इतने लिमिटेड समय के अंदर मैंने रखा है। रिमेनिंग टॉपिक्स में आपको प्रयास के अंदर आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आज 8 PM पे आपको मेरे साथ हाजिर हो जाना है और जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको उनको पॉजिटिवली और अच्छे स्पिरिट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।